रही है। अब देखिए आवाज आई या नहीं आई? कैन यू हियर मी? जल्दी से जवाब भेजिए। कैन यू हियर मी? ओके, देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में टोटल सेक्शन है 5, लेकिन सेक्शन 8 ना होने की वजह से तो जो ऑपरेटिंग सेक्शन है वो केवल रहते हैं इसमें 4। सेक्शन 5 जो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम का है। सेक्शन 6 डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन का है, यानी कि इंडिविजुअल के लिए रूल अलग हैं, कंपनी के लिए रूल अलग हैं, फर्म के लिए रूल अलग हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रूल अलग हैं। तो सारे के सारे हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। और सेक्शन 7 है वो इनकम जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, और सेक्शन 8 है नहीं, सेक्शन 9 है वो इनकम जो डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी इनकम है जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। इस बात को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि देखिए इनकम जो है 2 पार्टों में डिवाइडेड है, या तो होगी इंडियन इनकम या होगी फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम वो है जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है। तो जो चीज़ रिसीव्ड इन इंडिया वो तो हमें उसकी लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ एक्चुअल होती है लॉ में उस पर तो कोई दो राय हो नहीं सकती, और जिस पर कोई दो राय नहीं हो सकती तो उसके लिस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो कौन कौन सी इनकम है जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएंगी। तो ये लॉ मेकर्स को जब भी डीमिंग फिक्शन लगाएंगे, डीमिंग फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, परिकल्पना है लॉ मेकर्स की। क्यों? क्योंकि उनका एक पर्पज है, वो उन्हें पूरा करना है। कुछ इनकम जो कि रिसीव्ड इन इंडिया नहीं हो रही हैं, और जब तक वो रिसीव्ड इन इंडिया नहीं होंगी तो उन्हें इंडियन इनकम नहीं माना जा सकता है। और गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ इनकम हमारे विचार में ऐसी हैं जिन पर टैक्स लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसी इनकम को उन्होंने क्या मान लिया? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया। लेकिन आप खुद सोचिए, आइए मैं खाली इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी अगर कोई डीमिंग फिक्शन लगा हुआ है, आप फाउंडेशन में CSET में भी लो पढ़ के आए हुए हैं, तो उसमें भी अगर आपने महसूस किया हो तो बहुत जगह डीम्ड का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब डीम्ड का कॉन्सेप्ट आता है तो ये समझ लीजिए कि लॉ मेकर उसकी स्पेसिफिकली लिस्ट देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये क्लियर है? अब मैं सेक्शन 7 की लिस्ट लिखाने जा रहा हूं। पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं नोट मेकिंग करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपके अपने नोट्स से। ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें अभी समझ नहीं आएंगी उसमें आपको, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता तो इसे बाद के लिए भी छोड़ सकता था और नया चैप्टर में स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में सब कुछ कंप्लीट हो जाए हैं कि यहीं कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं समझ में आएंगी? क्योंकि जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, कुछ इनकम ऐसी हैं अभी इनका जिक्र आएगा ही बाद में। जब तक हमारे माइंड में पूरा उसकी पिक्चर क्लियर ना हो जाए तो कई बार कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके अभी समझ में ना आए। ठीक है, तो सेक्शन 7 जैसा आप देख रहे होंगे, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया की लिस्ट है सेक्शन 7 में। तो शेफाली ने पूछा रिसिप्ट एंड रेमिटेंस क्या है? क्या आप अंतर पूछना चाह रहे हैं शेफाली? क्या आप डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं? पहले मैं उसे डिफरेंस को ही क्लियर कर देता हूं, फिर जो इस लिस्ट से ऊपर है, सेक्शन 7 से ऊपर है। क्या आप डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं? जवाब दीजिए कि क्या आप डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं। चलिए, तो डिफरेंस पूछना चाह रहे हैं रिसीट एंड रेमिटेंस। देखिए इस बात को अच्छी तरह समझिए कि इंडियन इनकम कौन सी है जो रिसीव्ड इन इंडिया है, या जो इनकम रेमिटेड टू इंडिया है। रेमिटेड टू इंडिया का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ना। अब हमें ये अंतर करना जरूरी है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रिसीट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिटेंस। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें डिफरेंस नहीं कर पाए, अगर देखिए क्वेश्चन में वर्ड दे रखा है कि ये रिसीट है, रेमिटेंस है, तो चलो आप समझ जाएंगे। लेकिन मेन जो लॉ होता है किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए, हमें मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी ना देके उसके आसपास की चीजें दे रखी होती हैं और हमें लिंक करना होता है कि क्या ये जो सिचुएशन क्वेश्चन में बता रखी है ये रिसीव्ड वाली सिचुएशन है या रेमिटेंस वाली सिचुएशन है। तो उस केस में बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप रिसीव्ड और रेमिटेंस में अंतर पहचानें। रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि भेज दी गई कोई चीज, भेजी तब जाएगी जब पहले कहीं रिसीव हो गई होगी।
रिसीव्ड का मतलब ये समझ लीजिए आप कि फर्स्ट टाइम जो भी टैक्स पेयर है, जो भी टैक्सेबल पर्सन है, उसके हाथ में ये कहां पर, उसके कंट्रोल में ये कहां पर आई, उसे कहते हैं रिसीव्ड होना। क्या इंडिया में उसके कंट्रोल में पहली बार आई, या उसके कंट्रोल में इंडिया से बाहर पहली बार कंट्रोल में आई, उसके बाद उसने भेज दी, वो एक रेमिटेंस वाली बात होगी। रेमिटेंस के आधार पर इनकम टैक्स में टैक्स नहीं लगता है, रिसीव्ड के आधार पर इनकम टैक्स में टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज हम देखते हैं कि आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये हाउस प्रॉपर्टी है इन यूएसए। कोई आमिर हैं, उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी हैज ए हाउस प्रॉपर्टी हैज ए हाउस प्रॉपर्टी इन यूएसए, ठीक है ना, एंड ड्राइव ए रेंट फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी। आमिर की एक हाउस प्रॉपर्टी यूएसए में और एक रेंट वो ड्राइव करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। वो रेंट कितना भी हो सकता है। अब ये बात आती है कि ये मुझे आप बताइए पहले सोच समझ के कि जो रेंट है वो एक्रू एंड राइज कहां हो रहा है। जल्दी से सब बच्चे सोच के बताइए कि जो आपका रेंट है वो कहां ड्राइव हो रहा है, जल्दी से बताइए। यूएसए में। तो ये अच्छी तरह क्लियर है कि रेंट जो एक्रू हो रहा है इन यूएसए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है पहचानने में, क्योंकि अगर इसी को पहचानने में डाउट हो तो पहले मुझे इसी डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो रेंट एक्रू हो रहा है वो यूएसए में हो रहा है। तो रेंट अगर एक्रू हो रहा है यूएसए में तो ये फॉरेन इनकम हो गई, लेकिन इंडियन इनकम हो सकती है अगर वो रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए। अब रिसीव्ड इन इंडिया के लिए क्या है कि ये जो आमिर रेंट रिसीव कर रहा है वो किस तरीके से रिसीव कर रहा है, ये देखने वाली बात है, ठीक है। हो सकता है कि जो यूएसए में बैठा हुआ बंदा है, उसका भी नाम हम रख देते हैं, कुछ भी एक्स रख देते हैं। तो जो यूएसए में बैठा हुआ बंदा है, तो एक्स जो है डिपॉजिट कर रहा है, इस रेंट को डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट रेंट इन ए बैंक। एक्स डिपॉजिट्स द रेंट इन ए बैंक इन यूएसए। जो एक्स है वो यूएसए में बैंक को डिपॉजिट कर रहा है, और वो जो बैंक है वो बेसिकली आमिर का बैंक है मान लिया जाए, यानी कि आमिर का उसमें अकाउंट है, ठीक है। अब बैंक उसे आमिर को बाद में इंडिया में रेमिट कर रहा है, अल्टीमेटली तो इंडिया में आना है पैसा है। तो आप मुझे बताइए कि ये रिसीव्ड माना जाएगा या रेमिटेंस माना जाएगा। रिसीव्ड कहां का माना जाएगा, यूएसए का या इंडिया का। बैंक यूएसए में है, नहीं इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा बैंक कहां का है, मेन बात है बैंक किसका है। यानी कि बैंक अगर वो आमिर का है, यानी कि आमिर का उसमें खाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो बैंक है उसका एजेंट हो गया। एजेंट हो गया तो आमिर को मिले या बैंक को मिले, यानी कि उसके कंट्रोल में, आमिर के कंट्रोल में कहां आ गया, आमिर के कंट्रोल में आ गया यूएसए में, तो रिसीव्ड इन यूएसए हो गया। इसका दूसरा पक्ष लीजिए कि एक्स ने जो डिपॉजिट कराया रेंट वो अपने बैंक में जमा कराया यूएसए में, और अपने बैंक को डायरेक्शन दी कि वो आमिर के खाते में इंडिया में भेज दे, तब वो रिसीव्ड इन इंडिया होगा। पहले वाले केस में रेमिटेंस है इंडिया में, रिसीव्ड यूएसए का है, पहले वाले केस में रिसीव्ड इन यूएसए है और रेमिटेंस इंडिया में है। लेकिन अगर जो मैं दूसरे वाला की केस की बात करूंगा, मैं दूसरे वाले केस की मैं दोबारा समझा देता हूं। अगर ये सिचुएशन पेपर में आती है, केस स्टडी बन के आता है, तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जनरली क्वेश्चन में रिसीव्ड रेमिटेंस वगैरह दिया रहता है, तो वहां बच्चों को परेशानी नहीं होती है, रट्टाफिकेशन मारते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन फंसता है तो वो केस स्टडी के माध्यम से फंसेगा कि वो सिचुएशन बना के देंगे कि एक्स ने जो डिपॉजिट कराया रेंट वो अपने बैंक अकाउंट, यानी कि अपने से मतलब है एक्स के बैंक अकाउंट में यूएसए में जमा कराया, एंड डायरेक्ट द बैंक
टू रेमिट दिस रेंट टू आमिर इन इंडिया। अब यहां पे वर्ड रेमिट हो रहा है, लेकिन वास्तव में रेमिटेंस नहीं है, ये रिसीव्ड इंडिया है। क्योंकि पहली बार आमिर को या आमिर के किसी बंदे को के कंट्रोल में ये इंडिया में आया है। जब तक वो यूएसए के बैंक अकाउंट में जमा था तो वो ना तो आमिर के हाथ में है और ना ही वो बैंक आमिर का है, आमिर का खाता ही नहीं है उसके अंदर, तो उसे रिसीव्ड इन यूएसए नहीं कहा जा सकता इन द हैंड्स ऑफ आमिर। बात समझ में आई है बच्चों सबको? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है? जल्दी से भेजिए। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है? अब एक बार रीडिंग लगा लेते हैं इसकी। द डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड रेमिटेंस इज एज अंडर रिसीप्ट इट रेफर टू द फर्स्ट ओकेजन व्हेन एन इंडिविजुअल रिसीव्ड इनकम अंडर हिज कंट्रोल। रेमिटेंस इट मीन्स सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशन ऑफ द इनकम टू अनदर प्लेस आफ्टर इट इज रिसीव्ड। रिसीट ऑफ इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स और रेमिटेंस ऑफ इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। रिसीट if the person bringing the money from outside India, if the person bringing the money from outside India act as agent of the payer, जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो बैंक बाहर से पैसा ला रहा है, मेरे दोनों एग्जाम्पल में पहले यूएसए के बैंक में ही जमा हुआ पैसा, लेकिन एक केस में वो जो रिसीवर का एजेंट था और एक केस में वो पेयर का एजेंट था। अगर वो पेयर का एजेंट है बाहर वाला बैंक तो इसे रिसीव्ड इन इंडिया कहेंगे, क्योंकि इंडिया में पहली बार रिसीवर को मिला। और अगर ये एजेंट पेई का है, ठीक है ना, बैंक, तो इसका मतलब रिसीव्ड इन यूएसए होगा। तो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एक्ट एज द एजेंट ऑफ द पेयर, यानी कि देने वाले के केस में, मेरे वाले केस में एक्ट। देन द इनकम इज सेड टू हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में पहली बार आमिर के पास आया है। इफ द पर्सन ब्रिंगिंग द मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एक्ट एज द एजेंट ऑफ द पेई, यानी जो पहले वाला केस था कि आमिर का बैंक है, then the income is said to have been received outside India and subsequently remitted to India. Is it clear to all of you? Yes, sir. कोई डाउट हो बता दीजिए। इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी इनकम है जो कि डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है। जैसे मैंने कहा है कि कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कुछ इनकम ऐसी हैं जो अभी तक हमने उसकी नेचर ही नहीं समझी है, और जो चीज़ हमने नेचर ही नहीं समझी है तो वो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत कर सकती है। लेकिन फिलहाल मैं नोट्स मेकिंग का काम पूरा करवा ही दूंगा आपको, तो जब उसकी नेचर पता लगेगी आपको तो वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और रीज़न मैंने बता दिया कि इनकम रिसीव्ड हुई नहीं है इंडिया में, क्योंकि अगर रिसीव्ड हो जाती तो इन्हें डीम्ड मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लॉ मेकर्स को इनके ऊपर टैक्स लगाना है, तो उन्होंने कहा है कि चाहे रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो, हम उन्हें डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया मानेंगे। पहली इनकम जो है वो है एक प्रोविडेंट फंड, आपने नाम सुना होगा, इसका जो जिक्र आएगा डिटेल में वो आएगा जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन बताइए आपने किस किस ने प्रोविडेंट फंड का नाम सुना है? आपने सुना है प्रोविडेंट फंड? क्या होता है प्रोविडेंट फंड? कोई मुझे बताए, या खाली नाम ही सुना है? जो भी हम मतलब अपने उसके लिए बचा के रखते हैं इन फ्यूचर के लिए, भविष्य निधि इसे कहते हैं। क्या होता है जी? प्रोविडेंट फंड कई सारे तरह के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। तो कई सारे तरीके के स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं। इसमें क्या है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज को, कुछ एम्प्लॉय को कंपल्सरीली कवर कर रखा है प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंदर, कि इंसान हैं हम और आप जो भी नौकरी करते हैं वो लोग भी इंसान हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि आज में जीते हैं बस, वो उन्हें फ्यूचर में क्या दिक्कत आने वाली हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अब लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा होगा वो लोग आराम से सर्वाइव कर जाते हैं जो लोग फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ के रखते हैं, और जो लोग केवल आज के भरोसे ही चलते हैं तो उन्हें जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं, और एक दिक्कत नहीं कई अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं, तो परेशानियां उठानी पड़ती हैं।
तो गवर्नमेंट अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सोचती है कि यार एम्प्लाई तो ज़्यादातर अक्लमंद नहीं होते हैं, गलती कर सकते हैं, तो हम उन्हें कंपल्सरीली ही एक मजबूर करेंगे कि आप अपनी सैलरी में से कुछ पैसा बचा के अपने भविष्य के लिए जमा करो, ठीक है ना। और एम्प्लॉयर भी उतना ही जमा कराता है, मतलब इसमें जो रेट होती है 12% की भी होती है, 10% की भी होती है कि सैलरी का 10%, सैलरी का 12% आपको जमा करा के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम सैलरी में पढ़ेंगे तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दो पढ़ेंगे हम वहां पर, एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी पढ़ेंगे। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर जमा कराता है उसका 12% तो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। 12% तक, सैलरी का 12% तक क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ये अच्छी तरह से आप सैलरी चैप्टर में स्टडी कर लेंगे। तो 12% ऑफ द सैलरी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने समझिए आप, अगर एम्प्लॉयर ने 15% जमा कराया तो 3% तो टैक्सेबल है, सैलरी चैप्टर में लिखा हुआ है। आप सब लोग मुझे सोच के बताइए कि क्या जो 3% टैक्सेबल है, क्या वो मिल गया एम्प्लॉय को? वो तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता जा रहा है, और मिलेगा कब? ये जब रिटायरमेंट के बाद होगा। लेकिन गवर्नमेंट अभी टैक्स करना चाह रही है इसे, तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? उसे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानना पड़ेगा, ऑल्दो वो पैसा अभी एम्प्लॉय को नहीं मिला है। सभी बच्चों को समझ में आती है बात? जल्दी से अपने जवाब भेजिए। सभी बच्चों के समझ में आ गई बात? तो 12% से ऊपर का क्यों जिक्र आएगा यहां पर? क्योंकि 12% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना। और एम्प्लॉयर का आएगा, बस एम्प्लॉय का नहीं आएगा यहां पर जिक्र। देखिए, कोई अगर इनकम होगी उसी को तो हम लोग ये कहेंगे कि हम उसे रिसीव्ड इन इंडिया माने या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माने। अगर कोई चीज इनकम नहीं है, अब एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है महीने की, एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आप इसे 10,000 रुपए महीना तो प्रोविडेंट फंड में जमा करोगे, तो एम्प्लॉय पूरे 1 लाख रुपए पर टैक्सेबल है या नहीं है? अब क्या हम ये जो 10,000 रुपए वो अपने भविष्य के लिए जमा कर रहा है, क्या उससे भी इनकम मान लें कि डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है? तो इसलिए जो जिक्र आएगा यहां पर वो किस चीज का आएगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का आएगा, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गई बात आपके? सभी बच्चों के समझ में आ गई? और इसी तरीके से साल दर साल उसमें इंटरेस्ट भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो वहां पर 9.5% तक क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है जब हम सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन 9.5% से ऊपर जो क्रेडिट हो रहा है, तो मुझे सोच के बताइए कि क्या वो इंटरेस्ट मिल गया आज की तारीख में? नहीं मिला। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है अभी टैक्स करना, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? उसे क्या मानेगी? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानेगी। ये समझ लीजिए, जितने भी आप चैप्टर आगे पढ़ने जा रहे हैं वो कैलकुलेशन के चैप्टर हैं कि सैलरी की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है, पीजीबीपी की इनकम निकालनी है तो कैसे निकालनी है। लेकिन सारे चैप्टरों का जो जड़ है, जो सारे चैप्टरों का जो लिंक है, वो इस चैप्टर से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में कह रखा है कि वही इनकम इंडियन इनकम है जो रिसीव्ड इन इंडिया है। इनकम डिफरेंट प्रकार की हो सकती है, वो इनकम सैलरी की भी हो सकती है, वो निकलेगी कैसे, वो सैलरी चैप्टर में पढ़ोगे। वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, वो निकलेगी कैसे, वो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ोगे। वो इनकम आपकी पीजीबीपी की भी हो सकती है, वो इनकम कैसे निकलेगी, वो पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन इनकम जो रिसीव्ड इन इंडिया है वो इंडियन इनकम है, जो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है वो इनकम है, इंडियन इनकम है। तो गवर्नमेंट यहां से लिंक करके चल रही है कि अगर वो इनकम ना तो रिसीव्ड है ना डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, तो वो तो इंडियन इनकम हो नहीं सकती। तो कुछ इनकम ऐसी हैं जो इनकम गवर्नमेंट को माननी है इंडियन इनकम, लेकिन क्योंकि वो इनकम रिसीव नहीं हो रही है तो उन्हें किस कैटेगरी में रख दिया इन्होंने? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया की कैटेगरी में रख दिया। तो पहले आप इतना कॉपी कीजिए, हेडिंग बनाते हैं हम लोग। हेडिंग है हमारी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम deemed to be received in India. Section 7. Section 7.
इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। पहली इनकम है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यानी कि आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। एक तो ये, दूसरा इसी में इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है, 9.5% तक एग्जेम्प्टेड है, 9.5% ऊपर टैक्सेबल है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5% ऑफ सैलरी। तो 2 पॉइंट मैंने बता दिए। अच्छा, जो प्रोविडेंट है उसका 12% और उसके प्रोविडेंट के इंटरेस्ट का 9.5% है। ज्यादा अच्छी तरह आपको तब समझ में आ जाएगा जब हम, अगला ही चैप्टर है सैलरी, जब हम सैलरी करेंगे, ठीक है ना। या तो अगला चैप्टर हम सैलरी करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी करेंगे तो फिर उसके बाद सैलरी करेंगे, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा छोटा चैप्टर है, सैलरी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो वो देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5% ऑफ सैलरी। एक चीज और लिखते हैं अभी हम साथ के साथ, ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये तभी मैं समझाऊंगा जब हम सैलरी में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस्ड इन सैलरी चैप्टर, ये मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं, कभी बच्चे पेपर में भी ऐसे ही लिख के आ जाएं। अगर वहां पर आया कि व्हाट आर द इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और रट्टाफिकेशन लगाना स्टार्ट किया बच्चों ने, जैसे 3 इडियट वाला बंदा था ना, जो बिना सोचे समझे रट्टा मारता था, तो चतुर नाम था उसका, क्या था, चतुर रामलिंगन, बहुत याद है तुम्हें भाई। तो बिना सोचे समझे रट्टा मारता था वो। तो कभी ये भी लिखे आए डिस्कस्ड इन सैलरी चैप्टर। आई बात समझ में? तो डिस्कस्ड इन सैलरी चैप्टर आपको नहीं लिखना है। शेफाली पूछ रही है सर, अगर 1 लाख पर एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड 10,000 दिया है, मतलब ट्रांसफर किया है, तो टैक्स थोड़ी ही लगेगा, 12% एग्जाम? बिल्कुल नहीं लगेगा टैक्स बेटा, क्योंकि 12% तक इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है, तो फिर टैक्स लगने का सवाल ही नहीं उठता। तो जो इनकम एग्जेम्प्टेड है, जैसे कल भी मैंने आपको कुछ इनकम लिखवाई थी एग्जेम्प्टेड की, तो वो तो पूरे इनकम टैक्स के दौरान पढ़ते चले जाएंगे आप। तो जो इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसके ऊपर टैक्स लगे। तो क्लियर है ये चीज? अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये पॉइंट नंबर 2 तो मैंने लिखवाई दी आपको, द ट्रांसफर बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड अकाउंट दियर ओन। तो पूरी की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवाई मुझे, उतने से काम चल जाएगा, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको जब सैलरी चैप्टर में आएगा। कुछ चीजें क्या हैं, जैसे 3rd पॉइंट को भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4th पॉइंट, हमने जो शुरू के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे 7-8 क्लासेज, जो बेसिक शायद लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने वहां पर उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, और ये उस रूल का भी एक्सेप्शन है कि जहां पर हम ये कहते हैं
कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम इनकम कमाते हैं, बल्कि इन सब चीज़ों का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी, सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 69A, सेक्शन 69B, सेक्शन 69C और सेक्शन 69D, ये कुछ अलग से इनकम थी, ब्लैक मनी भी बोल देते हैं, तो ये ब्लैक मनी की कैटेगरी में आती हैं। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए प्रीवियस ईयर वो साल ना करके कि जिस साल हम इनकम कमाते हैं, क्योंकि इन इनकम में ये पता ही नहीं लग पाता कि वास्तव में ये इनकम कब कमाई गई थी, ठीक है ना। तो जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, जिस साल आपने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, आज सपोज कीजिए मैं ही हूं अपनी लड़की के शादी में 5 करोड़ रुपए खर्च कर देता हूं और पूरे शहर में शोर मच जाता है कि ये ब्लैक मनी इनके पास पता नहीं कहां से आई, कब कब कमाई इन्होंने, तो गवर्नमेंट के पास भी कोई सोर्स थोड़ी है कि पता लगाए कि मैं 20 साल से थोड़ा करके कुछ इनकम ऐसी जोड़ी मैंने जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया और आज वो 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिस साल आपका एक्सपेंडिचर होगा, जबकि जिस साल आपका एक्सपेंडिचर होता है उस साल थोड़ी कमाई थी आपने इनकम, ये लेकिन गवर्नमेंट भी मजबूर है तो उन्होंने एक्सेप्शन की कैटेगरी में लिया है। अब यहां पर डीम टू बी रिसीव्ड ने क्यों माना, क्योंकि क्या ये इनकम रिसीव हो गई? आपने तो खर्चा करा, क्या रिसीव हो गई? आपने तो एक अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पकड़ा गया, तो क्या ये इनकम रिसीव हो गई ड्यूरिंग द ईयर? तो गवर्नमेंट को इन इनकम को क्या मानना पड़ेगा? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया भी मानना पड़ेगा। समझ आ गई बात आपके? इसके अलावा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द एंड्स ऑफ द पे, टीडीएस समझते हैं सब लोग आप? क्या होता है टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। होता क्या है कि ये भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है कि अगर हमारी इनकम 1 लाख रुपए, तो जितना इसके ऊपर टैक्स बैठ रहा है तो एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि वो डिडक्ट करेगा। से 1 लाख रुपए पर 20,000 रुपए टैक्स बैठ रहा है, 1 लाख रुपए पर 20,000 रुपए टैक्स बैठ रहा है, तो हमारे हाथ में कितना आएगा? पेई के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में कितना आएगा? 80,000 रुपए। लेकिन गवर्नमेंट पूरे 1 लाख रुपए पर टैक्स लगा रही है, जबकि हमें मिल कितना रहा है? 80,000 रुपए। तो गवर्नमेंट ने क्या लिख दिया कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने जो लिंकेज प्रावधान हैं, ठीक है ना, जब भी हम टैक्स पढ़ते हैं या कोई सा भी लोग पढ़ते हैं, हर चीज का लिंक होना जरूरी है। इसे मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं, अगर आपको थोड़ा सा परेशानी अनुभव हो रही है तो, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, 2 व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सभी लोग पढ़ के आए पिछले स्टेज पर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड माना जाता है? अगर एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, बस इतना ही। हमें उसका लीगल ऑब्जेक्ट भी चेक करना पड़ेगा, हमें उसका कंसिडरेशन भी चेक करना पड़ेगा, हमें उसकी फ्री कंसेंट भी चेक करनी पड़ेगी। समझ आ रही है? और वो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो स्पेसिफिकली वाइड डिक्लेयर्ड हो, क्योंकि कुछ कैटेगरी है जो इंडिया में स्पेसिफिकली वाइड डिक्लेयर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, वो भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही इनकम टैक्स में क्या है, हमने इनकम टैक्स में लिख दिया कि जैसे कैश क्रेडिट है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, हमने सेक्शन 115BB में लिख दिया कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा जी। लेकिन कोई भी आदमी कहेगा जी टैक्स तो तब लगाओगे, पहले तो बता दो इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है क्या? ये पहले ये तो बताओ। इनकम की नेचर कैश क्रेडिट के रूप में, इनकम की नेचर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के रूप में, इनकम की नेचर सैलरी के रूप में, इनकम की नेचर हाउस प्रॉपर्टी के रूप में। लेकिन ये शर्त भी तो पूरी होनी ही चाहिए उसमें कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो, अगर आपको टैक्स लगाना है। अरे इनकम रिसीव हुई नहीं तो आप क्या टैक्स लगा दोगे? तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान रखा। ऐसी टैक्स डिडक्टेड सोर्स के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है तो है नहीं वो, लेकिन उसे डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान रखा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं में से आप, इंटरेस्ट में से काट देते हैं। शेफाली, आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। इंटरेस्ट में से काट देते हैं, आप फोन करके पूछ लीजिएगा अगर कोई डाउट है आपको इस तरह का। सर मैंने ये नहीं पूछा। चलिए, अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द एंड्स ऑफ द पे। ऐसे ही हम कुछ पढ़ेंगे, डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द चेक। अब ये अभी हमने पढ़े ही नहीं, अब क्योंकि पढ़े ही नहीं है तो फिलहाल मुझे लिखा के ही छोड़ना पड़ेगा।
अब कैसे पढ़ाऊं मैं आपको, जो चीज अभी बाद में जिक्र आएगा उसका, तो पूरी पूरी डिटेल यहां तो हम खोल के नहीं रख सकते, तो फिलहाल मैं इसे लिखा के छोड़ रहा हूं। अब फिर एक थर्ड पॉइंट बैठेगा, वो हम बाद में देखते हैं, पहले लिखेगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है जी, फोर्थ पॉइंट में क्या है, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ये बस एक्सेट्रा में लिख के छोड़ रहा हूं। इतना पेपर में भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरे 6 हैं कि 6 के 6 लिखनी पड़ेंगे आपको। सेक्शन 68, सेक्शन 69, 69 ए बी सी डी, ठीक है। इसके बाद है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अ डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टैक्स। डीम्ड प्रॉफिट ये अभी हम नहीं समझ सकते हैं। डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, क्लियर है। और एक जो रह गया है हमारा, एक जो रह गया है वो है हमारा कंट्रीब्यूशन 80 CCDB में, ये भी हम बाद में समझ पाएंगे। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 CCD। इसे अपनी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सीडी, और अदर एम्प्लॉयर, और अदर एम्प्लॉयर इन ए पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD, अंडर सेक्शन 80 CCD। कोई डाउट हो बता दीजिए। क्वेश्चन आ रहा है इंटरेस्ट के बारे में, 1 लाख माइनस 12% का पूछा था। ये एक्चुअली अभी आपके समझ में नहीं आएगा शेफाली, क्योंकि जब हम सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पता लग जाएगा आपको कि कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल है, कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं है, और इंटरेस्ट पूरे पे मिलता है, किस पे मिलता है। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरे पर ही, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा प्रोविडेंट फंड में, लेकिन 9.5% की रेट तक का जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्टेड होता है, उससे ऊपर टैक्सेबल होता है। जब हम सैलरी चैप्टर करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। फिलहाल ये मान के चलिए कि ये मैंने अभी नोट्स मेकिंग करवाई है आपको। थोड़ा बहुत मैं जिन जिन आइटम्स के बारे में समझा सकता था वो मैंने समझाने की कोशिश की है। पहला, दूसरा, चौथा तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है ना। बाकी 6th और 7th बिल्कुल नहीं समझाया अभी मैंने आपको। अब 1st और 2nd भी थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आया है उतने से आप काम चला लीजिए। क्लियर है यहां तक? अरे एक चीज मैं पूछना ही भूल गया सभी बच्चों से, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे घर पे करने के लिए, तो हो गए या नहीं हो गए? हो गए या नहीं हो गए? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई? गुड। अब हमें पढ़ना है, इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। इसे पढ़ने से पहले
हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड अराइज। कोई बच्चा मुझे बताए कि ड्यू और अराइज, ड्यू को हम एक्रू भी बोल देते हैं, बल्कि यहां पे जो वर्ड दे रखा है प्रॉपर वो ड्यू ना दे के क्या दे रखा है, बल्कि एक्रू एंड अराइज। तो कोई बच्चा मुझे बताए कि क्या डिफरेंस है, एक्रू किसे कहते हैं, अराइज किसे कहते हैं? एक्रू किसे कहते हैं, अराइज किसे कहते हैं? एक्रू किसे कहते हैं, अराइज किसे कहते हैं? जवाब आया है ड्यू मीन एक्सपेक्टेड एट और प्लान्ड फॉर एट ए सर्टेन टाइम। सामने बैठे बच्चों में से बताइए क्या है? अभी तो क्वेश्चन ही नहीं सुना तूने। क्या सुना तूने? तो फिर क्यों बोल रही हो क्या है? अच्छा आदत है तुम्हारी सुन के अनसुना करने की। रहने दे। एक्रू एंड अराइज। मैं बताती हूँ सर, जैसे आप अभी हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी इनकम अराइज हो रही है, और एक्रू होता है जब हम एडवांस दे देते हैं। एक्रू होता है जब हम एडवांस दे देते हैं, वो तो बाद में अराइज होती रहती है, बट वो पहले से मिल जाता तो शायद वो एक्रू होती है। और अभी जैसे आप पढ़ा रहे हैं, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे पूरी इनकम टैक्स में अगर ये डिफरेंस नहीं भी पता आपको, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दे लीजिए कि अगर पूरी इनकम टैक्स में ये डिफरेंस नहीं भी पता, आपने ये अकाउंट्स में भी सुना ही होंगे वर्ड, और टीचर्स ये कहते हुए पाए जाते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, जबकि दोनों में एक बारीकी अंतर है। एक यहां पर भी इनकम टैक्स में अगर आपको अंतर नहीं भी पता है तो भी ज्यादातर केस में दिक्कत नहीं आएगी, तो काम चलता रहता है, बच्चा रटता है, टीचर रटाते हैं, काम चल रहा है। लेकिन एक चैप्टर में इस डिफरेंस का अगर नहीं पता होगा, उस चैप्टर में भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अगर इस डिफरेंस का नहीं पता होगा तो रूल अलग हैं, यानी कि वो क्वेश्चन गलत होना ही होना है। तो पहचानना तो जरूरी है हमें, ठीक है ना? अगर डिफरेंस है तो पहचानना जरूरी है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने कोई बंदा, एक ऑफिस बॉय है, सैलरी पर रखा, एम्प्लॉय रखा। नॉर्मली कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने यहां किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय रखता है तो टीएनसी क्या होती होंगी कि माना 1 तारीख को रखा तो अगली 1 तारीख तक आपको या अगली 7 तारीख तक आपको तनख्वाह दी जाएगी। अब आप बताइए कि क्या अगर 15 दिन एम्प्लॉय ने काम कर लिया तो क्या वो राइट टू रिसीव रखता है मेरे से? एनफोर्स कर सकता है मुझे? एनफोर्स का मतलब कानूनी मुकदमा कर सकता है अगर मैंने उसे नहीं दिया? बताइए मुझे। अगर मैंने एक बंदे ने, जब हमने टीएनसी क्लियर कर रखी है कि जो आपकी तनख्वाह होगी वो अगले महीने की 7 तारीख को मिलेगी, लेकिन जो अगले महीने की 7 तारीख को मिलेगी, रोजाना एम्प्लॉय मेरे यहां काम कर रहा है तो वो कमा तो रहा है, तो जो कमा रहा है उसे कहते हैं एक्रू करना। यानी कि राइट टू रिसीव तो है उसके पास, राइट टू रिसीव तो है, लेकिन राइट टू रिसीव को वो एनफोर्स नहीं करा सकता। एनफोर्स कराने का मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा बेटा मैं तुझे अभी तनख्वाह नहीं दे सकता हूं, मैं अगली 7 तारीख को ही दूंगा, तो क्या वो कानूनन मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है? ये तो मेरी इच्छा है ना कि उसने 15 दिन काम कर लिया, वो कह रहा है जी मेरे घर में बीबी बीमार है, मेरे बच्चे की दवाई आनी है, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। कमा तो रखा है उसने पैसा, राइट टू रिसीव तो रखा है उसने, ये राइट है कि वो पैसा प्राप्त कर सके, लेकिन ये राइट नहीं है उसके पास कि वो एनफोर्स करा सके। दोनों में अंतर है, यानी कि मुकदमा करके वो नहीं प्राप्त कर सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रू एंड अराइज। अराइज होती है एक पर्टिकुलर डेट पर, अराइज उसे कहते हैं व्हेन पेई हैज ए राइट टू एनफोर्स द पेमेंट, यानी कि पेई जिसे पैसा मिलना है कि क्या उसके पास अधिकार है कि वो एनफोर्स करा सके पेमेंट को। ड्यू तो डेली होती है, एक दिन आपने काम कर लिया तो ड्यू हो गई, 2 दिन काम कर लिया तो ड्यू हो गई, 3 दिन काम कर लिया तो ड्यू हो गई, तो राइट टू रिसीव तो है उसके पास, लेकिन राइट टू एनफोर्स द पेमेंट नहीं है। तो पढ़िए मेरे साथ,
सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्रूइंग एंड इनकम ड्यू? ठीक है, कैन एन इनकम विच हैज बीन टैक्स्ड ऑन एक्रूअल बेसिस बी असेस्ड अगेन ऑन रिसीव्ड बेसिस? तो ये तो ध्यान रखिए कि अगर कोई इनकम एक बार रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल हो गई तो जब वो ड्यू होगी तब टैक्सेबल नहीं होगी, अगर कोई इनकम ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो गई तो जब वो रिसीव होगी तब टैक्सेबल नहीं होगी। एक ही इनकम पर दो बार टैक्स नहीं लग सकता। तो एक्रूअल मीन्स टू द राइट टू रिसीव इनकम वेयर ड्यू रेफर टू द राइट टू एनफोर्स द पेमेंट। तो राइट टू रिसीव अलग चीज है, एक्रूअल रेफर टू द राइट टू रिसीव द इनकम वेयर ड्यू का मतलब है बेसिकली यहां पर एराइज। समझ आ रही है बात? यानी ड्यू होना, यानी कि अब मैं आपसे लीगली मांग सकता हूं, एक्रूअल कमा ली आपने, तो वेयर ड्यू रेफर टू द राइट टू एनफोर्स द पेमेंट ऑफ द सेम। एग्जाम्पल, सैलरी फॉर वर्क डन इन दिसंबर विल एक्रू थ्रू आउट द मंथ। अगर किसी व्यक्ति ने दिसंबर महीने में काम किया तो 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 15 दिसंबर को एक्रू तो हो रही है, एक्रू, लेकिन एराइज नहीं होगी। एराइज तो एक पर्टिकुलर डेट पर होगी, बट विल बिकम ड्यू, यानी कि एराइज ऑन द सैलरी बिल बीइंग पार्ट ऑन 31 दिसंबर और 1 जनवरी। तो या तो किसी कंपनी में यह प्रावधान होगा कि हर महीने की तनख्वाह 31 तारीख को दी होती है, या अगले महीने की 1 तारीख को होती है, या अगले महीने की 7 तारीख को होती है। फर्दर द इनकम विच हैज बीन टैक्स्ड ऑन एक्रूअल बेसिस कैन नॉट बी असेस्ड अगेन ऑन रिसीव्ड बेसिस एज इट विल लीड टू डबल टैक्सेशन। तो 2 क्वेश्चनों का जवाब था कि क्या एक बार इनकम अगर वो एराइज बेसिस पर टैक्सेबल होगी तो वो फिर क्या रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल होगी? क्या नहीं होगी, एक समय में एक ही बार ये लगेगा। क्लियर होगी बात ये? अब हम पढ़ते हैं इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया, कौन कौन सी वो इनकम है जो मान ली जाएंगी डीम्ड टू एक्रू एंड राइज? दिस इज सेक्शन 9। तो ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद कुछ एक क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो इनकम डीम्ड टू एक्रू और arise, income deemed to accrue or arise in India, section 9, section 9। इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया, पहली जो इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज at a place। income from salary is deemed to accrue or arise at a place where the services are rendered, are rendered। it means if services are rendered in India, if services are rendered in India, then salary will be deemed to accrue or arise in India। if services are rendered outside India,
then salary will be deemed to accrue or arise outside India. कॉपी कर लिया सभी बच्चों ने? बच्चों कॉपी कर लिया? इसे समझिएगा क्यों ये लिखना पड़ा। देखिए कोई भी क्वेश्चन डीम्ड का तभी अराइज होता है जब वो नॉर्मल केस सेट के होता है। अगर नॉर्मली वो इनकम थी ही इंडिया की एक्रूरेंट राइट तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए ना। लेकिन वो इनकम इंडिया की एक्रूरेंट राइट नहीं थी, तो गवर्नमेंट चाहती है कुछ इनकम पर टैक्स लगाना, कुछ इनकम को इंडियन इनकम मानना, तो इसलिए गवर्नमेंट को उसे डीम्ड टू एक्रूरेंट राइट मानना पड़ा। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक रिलायंस कंपनी में, रिलायंस लिमिटेड में एक पर्सन एम्प्लॉय है। इसका नाम है प्रियंका। इसका नाम है प्रियंका। ये सिटीजन ऑफ यूएसए है। ये सिटीजन ऑफ यूएसए है। प्रियंका रेंडर्ड हिज सर्विस इन रिलायंस लिमिटेड इन इंडिया थ्रू आउट द लाइफ। क्लियर? पूरी लाइफ में इसने इंडिया में, जैसे हम लोग भी बाहर जाके काम करते हैं तो बाहर के लोग भी जहां दाना पानी लिखा हुआ है वहां तो जाना ही पड़ेगा। तो प्रियंका ने ऑल्दो सिटीजन ऑफ यूएसए है, रिलायंस लिमिटेड में इंडिया में ही काम किया पूरी लाइफ टाइम। आफ्टर रिटायरमेंट गोज बैक टू यूएसए। अपनी फैमिली के पास, अपने रिश्तेदारों के पास आदमी जाता ही है, जहां दाना पानी तो यहां का खत्म हो गया। सोच के बताइए कि प्रियंका ने अपनी सर्विसेज कहां रेंडर करी है? थप्पड़ लगेगा? इंडिया में रेंडर करी है। दिमाग यहां होगा तभी तो यूएसए में रेंडर करी है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं कि इंडिया में रेंडर करी है। यूएसए की तो है, माई से दिमाग नहीं निकल पा रहा तुम्हारा यूएसए से। तो बात हो रही है कि प्रियंका ने रेंडर करी है सर्विस इंडिया में, तो कोई बात नहीं। जब रेंडर करी है, अगर ये सेक्शन 9 नहीं भी होता तो क्या हम इस इनकम को ये कह सकते थे कि इनकम एक्रूराइज इंडिया की नहीं है? एक्रूराइज दिख रही है, तो फिर डीम्ड क्यों माना इन्होंने? गोज बैक टू यूएसए एंड रिसीव्ड पेंशन इन यूएसए करेंसी। कुछ सर्विसेज में रिटायरमेंट के बाद भी तो पेंशन की सुविधा होती है। तो अब डाउट ये आता है कि एक इंडियन कंपनी एक यूएसए के नागरिक को, जिसने पूरे लाइफ टाइम इंडिया में काम किया है, लेकिन जब तक इंडिया में काम किया तो चलो, जब तक जो सैलरी मिल रही है वो तो एक्रूरेंट राइट है इंडिया की। लेकिन अब क्या है, यूएसए करेंसी में, यूएसए में उसे पेंशन मिल रही है, तो क्या ये डाउट नहीं होता कि यार ये फॉरेन इनकम हो सकती है? एक्रूरेंट राइट भी बाहर हो रही है और रिसीव भी बाहर हो रही है, तो गवर्नमेंट को पेंशन के ऊपर भी टैक्स लगाना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर कोई इनकम सैलरी से आ रही है, चाहे वो सैलरी से इनकम आए नौकरी के दौरान या आफ्टर रिटायरमेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन आएगी या कुछ और फंड्स मिल सकते हैं, तो वो इनकम भी हम क्या मानेंगे? डीम्ड टू एक्रूरेंट राइट मानेंगे, बिकॉज सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया। अगर सर्विसेज रेंडर्ड इंडिया में थी, क्योंकि सैलरी के लिए गोल्डन रूल है कि सैलरी इनकम इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइट एट ए प्लेस
where the services are rendered. If services are rendered in India, then salary is income which is deemed to accrue under India. If services rendered outside India, तो salary income is income which is deemed to accrue under outside India. Is it clear to all of you? सभी बच्चों को ये क्लियर है? एग्जाम्पल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसे आपको लिंक करना पड़ेगा थ्योरी से कि किस थ्योरी को हिट करता हुआ एग्जाम्पल है। इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है भाई, इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन भी सेक्शन 9 में दिया हुआ है। कौन सा रूल है? कि सैलरी इज इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज एट ए प्लेस वेयर द सर्विसेज आर रेंडर। अगर सर्विसेज इंडिया में रेंडर्ड हैं तो एक्रू एंड राइज इंडिया की मानी जाएगी, और अगर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रेंडर्ड हैं तो एक्रू एंड राइज आउटसाइड इंडिया की मानी जाएगी। इस रूल का अपने आप में एक अपवाद भी है, यानी कि सर्विसेज रेंडर्ड बाहर होंगी तो भी सेक्शन 9 क्या कह रहा है? सेक्शन 9 कह रहा है कि एक्रू एंड राइज इंडिया की मानी जाएगी। ठीक है ना? तो क्या है सेक्शन में? ये क्या है सेक्शन में? सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। जब भी मैं गवर्नमेंट लिखूंगा तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शामिल होंगी। अगर कहीं कहीं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट लिखूंगा तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूं। और सी पॉइंट है सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। और ऊपर हेडिंग मैंने बनाई रखी है इज इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। फिर भी यहां लिख देता हूं इज ए इनकम, यानी कि इफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इज ए इनकम, इज ए इनकम, इज ए इनकम विच इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज in India, is a income which is deemed to accrue or arise in India. Citizen of India, employee of the government, services rendered outside India, is a income which is deemed to accrue or arise in India. क्लियर है? ये किस तरह के लोगों के लिए है, इसे भी समझना जरूरी है हमें। देखिए, एम्बेसी का नाम सुना होगा आपने, यूएसए एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी। क्या काम होता है एम्बेसी का? अगर कभी आप बाहर की यात्रा पर जाएं, बाहर के देशों की, तो 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट कौन से देश की गवर्नमेंट इशू करती है? सिटीजन जिसके हो आप। इफ वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया देन इंडियन गवर्नमेंट विल इशू पासपोर्ट कि आप भारत के नागरिक हैं, आपका निवास स्थान ये है, आपका नाम ये है, आपकी पहचान ये है। पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि कुछ गड़बड़ी हो तो आपको पकड़ा जा सके। वीजा कौन से देश की गवर्नमेंट इशू करती है? जहां पर आप ट्रेवल करना चाहते हैं। वो हो सकता है आपको ना बुलाना चाहे, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह का वीजा मिल ही जाता है आसानी से। आपने कभी सुना होगा कि एक बार अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो 6-7 साल बैन कर रखा था कि वो अमेरिका आ ही नहीं सकते। अलग अलग कारण होते हैं, मतलब अब क्योंकि मुझे तो पता है कारण क्या है, मैं बताने को बता भी सकता हूं, लेकिन क्लास का टाइम, क्लास के बाद हम इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। 6-7 साल तक वीजा उन्हें नहीं दिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए तो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि आप अब रोक टोक नहीं सकते हो।
किसी भी कारण की वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा नहीं है कि कहीं जाना, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है, तो उस गवर्नमेंट को डिसाइड करना है ना कि हमें बुलाना भी है या नहीं बुलाना। समझ आ रही है बात? आप कोई डाउट है आपको? जैसे आप अगर लंदन जाना चाहें तो वीजा आराम से नहीं मिलता आपको, मतलब अगर आप टूरिस्ट पर्पज के लिए भी जाना चाहेंगे ना तो आराम से नहीं मिलता उस केस में कि जी हम ब्रिटेन घूमने जा रहे हैं। वहाँ की कोई या तो आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हो, यानी कि जो ग्रुप ऑर्गेनाइजर होते हैं, जैसे आप थाईलैंड चले आए आप अकेले चले आए, आप मलेशिया चले आए अकेले चले आए, कोई दिक्कत नहीं होती, बिना ग्रुप के भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लंदन में क्या दिक्कत है, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है, तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर आप लंदन आ रहे हो, ब्रिटेन में आ रहे हो, तो आप बातचीत ही नहीं कर पाओगे वहाँ पे लोगों को, परेशानी होगी आपको। या तो किसी ग्रुप के साथ आओ जिससे वहाँ की लैंग्वेज एक्सेंट जो होता है वहाँ का वो पता हो। समझ आ रही है बात? खैर इस चर्चा को हम डिटेल में नहीं बनाना चाहते फालतू में, हम अब अपना बात करते हैं। तो ये पता लग गया आपको कि वीजा उस देश की गवर्नमेंट इशू करती है जिस देश में आप जाना चाहते हो। हर देश में हर देश का एम्बेसी मौजूद होता है जनरली, जहाँ पर भी हमारे दोस्ताना संबंध है। कभी संबंध बिगड़ जाते हैं तो हम लोग खत्म कर देते हैं, वो लोग भी खत्म कर देते हैं, हम भी खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान के साथ तो बार बार होता रहता है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि हमारी कोई एम्बेसी है यूएसए में, यानी कि यूएसए से कोई आदमी आएगा हमारे यहाँ, तो यूएसए एम्बेसी वाले तय करेंगे कि भारत बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए उन्हें। अब जो एम्बेसडर होता है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे देश का। हर जगह एम्बेसडर होंगे ना हमारे, थाईलैंड में भी होंगे, मलेशिया में भी होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, न्यूजीलैंड में भी होंगे, ब्रिटेन में भी होंगे और पाकिस्तान में भी होंगे, सब देशों में होंगे। यूएसए में कोई एम्बेसी है, वहां पर एक आदमी नौकरी कर रहा है एम्बेसडर के रूप में, वो सिटीजन कहां का है भाई? इंडिया का है। नौकरी कहां कर रहा है भाई? यूएसए कर रहा है। अब गवर्नमेंट उसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगाना चाहती है, जबकि सैलरी के लिए तो रूल क्या है, सैलरी ये गोल्डन रूल क्या है, सैलरी वहां की डीम टू एक्सपेंडिचर मानी जाती है जहां पर सर्विसेज एंटर करोगे। अब आप खुद सोचिए वो बंदा कहां सर्विस कर रहा है, बाहर यूएसए में कर रहा है, तो उसकी इनकम कहां एक्सपेंडिचर होनी चाहिए? यूएसए में होनी चाहिए, नॉर्मल रूल की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर टैक्स लगाए, तो गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? एक्सेप्शन बना दिया। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, अगर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट है और अगर सर्विसेज रेंडेड बाहर कर रहे हैं, इफ the above three conditions are satisfied then this is income is which is deemed to accrue in India। लेकिन अगर कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, आप सोचिए जो यूएसए में एम्बेसी है हमारी, वहां पे क्या सारे के सारे लोग भारतीय सिटीजन होंगे? जो टॉप मोस्ट कैटेगरी होगी वो भारतीय सिटीजन होंगे, ठीक है। लेकिन वहां का जो गार्ड है, वहां का जो चपरासी है, क्या वो भी इंडिया से भेजे जाएंगे? अरे वहीं से एम्प्लॉय करो, वहीं तनख्वाह दे दो। तो उनकी इनकम की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। इसी तरह से आप सीए करने के बाद या सीएस करने के बाद आपकी रिलायंस इंडस्ट्री में नौकरी लग जाती है और आपको वो भेजती है डेपुटेशन पर कि जी आपको तो जो जॉब है वो ब्रिटेन में ही करनी है। बताइए आप तैयार है नहीं है? ज्यादातर लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो बाहर जाने का मौका मिल रहा है। बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हैं, या सभी देशों में ऐसे होते हैं कि जो बाहर चले जाते हैं, नौकरी लगते बाहर चले जाते हैं। तो क्या उनकी इनकम डीम टू एक्रू एंड द राइट इंडिया की मानी जाएगी? पॉइंट नंबर 2 में, अरे सिटीजन ऑफ इंडिया है वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना वो, तब नहीं मानी जाएगी। तब तो लगेगा रूल नंबर 1 ही, तब तो लगेगा रूल नंबर 1 ही कि जहां सर्विसेज आपने रेंडर करी है। जो एक्सेप्शन है रूल नंबर 1 का वो कब है? अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? सर अगर ये तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो बाहर भी लगेगी उसको टैक्स? वो बाहर की गवर्नमेंट जाने हैं, हम तो अपना बता सकते हैं। देखो मुझे बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन मैं आपको लॉ में उतनी ही बातें बता के चलना चाहता हूं जो आपके क्वेश्चन अराइज होने चाहिए। माना कोई अगर क्वेश्चन आपका लीगली गलत है, लीगली मैं गलत इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया में बैठ के आप और मैं ये कैसे तय कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है। आप और ये मैं तय कौन करने वाले हैं कि कौन है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है।
मैं आज आपको कह दूं कि टैक्स लगेगा, आप मान लोगे, जबकि मानना नहीं चाहिए, ना क्वेश्चन उठना चाहिए। मैं भारतीय कानून की तो बात कर सकता हूं, उससे रिलेटेड नॉलेज मेरे भी काम की, आपके भी काम की है, लेकिन मुझे सब देशों के कानून पता हो ना तो हो सकते, और अगर मैं आपको बता रहा हूं तो पागल बना रहा हूं। क्यों पागल बनाना आसान है इस केस में? क्योंकि आपको तो कुछ भी नहीं पता, जो भी मैं बता दूंगा वो आप मान लोगे। अपने देश के कानून ढंग से नहीं पता होते। क्लियर है बात ये? हम केवल यहां की बात कर सकते हैं कि यहां क्या रूल है, तो हम ये नहीं बात कर सकते कि बाहर अमेरिका में क्या रूल होगा इस चीज के लिए। एक जैसे रूल कभी भी नहीं होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को क्लियर है? एक मैंने आपको एग्जेम्पशन की लिस्ट लिखवाई थी, मैंने कहा था 2-3 पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि याद करने में आसानी रहती है। वैसे तो मैं जहां जहां पे भी यूज होगा मैं वहां पे भी लिखवा सकता हूं उस चीज को, लेकिन लिस्ट होने से, एक ही जगह लिस्ट होने से, जब आप रिकॉल करते हैं और याद करने बैठते हैं अपने नोट से, तो एक ही जगह एक जैसी सामग्री मिल जाए तो वो ज्यादा इजी हो जाती है। तो उस पेज को निकालिए, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंडिया, इनकम एग्जेम्प्ट दो कल लिखवाई थी मैंने, अगर आपको ध्यान हो, एग्रीकल्चर इनकम, अरे एक गिफ्ट। गिफ्ट मैंने कहा था कि पूरा नहीं है अभी, गिफ्ट के तो बहुत डिटेल्ड प्रोविजन है, बहुत ज्यादा डिटेल प्रोविजन है, बस फिर भी मोटे मोटे तौर पे लिखवा दिए थे। अब है सेक्शन 10(7). ज्यादातर जो इनकम एग्जेम्प्टेड हैं वो सेक्शन 10 के अंदर मिलती हैं। ज्यादातर इनकम जो एग्जेम्प्टेड हैं वो कहां मिलती हैं जी? सेक्शन 10 के अंदर मिलेंगी। ज्यादातर जो इनकम एग्जेम्प्टेड हैं वो कहां मिलेंगी? सेक्शन 10 के अंदर मिलेंगी, ठीक है ना। सेक्शन 10(7) क्या कहता है? सेक्शन 10(7) क्या कहता है? कंडीशन वही है जो भी लिखवाई है मैंने। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, और सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। If above conditions are satisfied, if above conditions are satisfied, then overseas allowance and perquisite are exempt in the hands of एम्प्लॉय। सैलरी चैप्टर में जरूरत पड़ेगी इसकी। ओवरसीज का मतलब समझते हैं आप? कोई बता सकता है ओवरसीज का मतलब? आउटसाइड इंडिया। यस, ओवरसीज का मतलब बाहर। ओवरसीज का मतलब होता है जो बाहर है।
सर आपने एंड की बात पे लिखा है कहां पर? अलाउंस एंड अलाउंस एंड परक्यूरिट, PERQUISITE, परक्यूरिट्स। ये अलाउंस या परक्यूरिट्स क्या होते हैं सेली चैप्टर में हम अच्छी तरह से जान लेंगे। अभी मैंने लिखवा दिया है क्योंकि वो इस पॉइंट से रिलेटेड था, लेकिन अच्छी तरीके से हमें सेली चैप्टर में जानकारी मिल जाएगी इसकी। कोई डाउट हो बता दीजिए। एनी डाउट इसी का? इसे जो हम समझेंगे, जो इनकम एग्जाम आज लिखवाई है मैंने, इस सैलरी चैप्टर में ही समझ में आएगा। माना अलाउंस है, परक्यूरिट क्या है, फिर भी थोड़ा सा रेफरेंस में बता देता हूं। देखिए, एक होती है बेसिक सैलरी और एक होते हैं अदर बेनिफिट्स जो किसी एम्प्लॉय को मिलते हैं। तो जो अदर बेनिफिट मिलते हैं उन्हें या तो अलाउंस कहा जाता है या परक्यूरिट कहा जाता है। कब अलाउंस होगा कब परक्यूरिट होगा वो अलग बात है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता है कि 50,000 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन आपको गाड़ी भी दे रखी है कंपनी ने आने जाने के लिए, ठीक है। आपको ये सुविधा भी दे रखी है कि जो आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको जी बच्चों की फीस की भी सुविधा दे रखी है। आपको ये सुविधा भी दे रखी है कि आप मोबाइल फोन भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं आएगा। आप घर के लिए एक लैपटॉप भी ले सकते हैं जिस पर ऑफिशियल वर्क और घर का वर्क करेंगे। आपको रहने सहने के लिए एक मकान भी दे रखा है या किराया दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सब कुछ होती हैं अलाउंस, कुछ होते हैं परक्यूरिट। तो अब मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, जो ये तीन कंडीशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया, बाहर एम्बेसडर है, तो इनकी सैलरी क्या कह रहे हैं, टैक्सेबल होगी क्योंकि वो इनकम डीम्ड टू एक्रू अंडर इंडिया मानी जाएगी। लेकिन साथ के साथ सेक्शन 10(7) क्या कह रहा है कि इनके जो ओवरसीज अलाउंस होंगे और ओवरसीज परक्यूरिट होंगे वो एग्जेम्प्टेड होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बाहर एम्बेसडर है और ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो उसकी जो कैश की सैलरी होगी वो तो टैक्सेबल होगी, लेकिन उसे उसके बच्चों की फीस दी जा रही है बाहर, उसे घूमने फिरने के लिए गाड़ी की सुविधा दी जा रही है, उसे रहने के लिए घर दिया जा रहा है। तो उनकी जो वैल्यूएशन होती है, जो हम सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितनी टैक्सेबल होती है, तो वो इसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर उसके बच्चे इंडिया में रह के पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट तब भी फीस चुका रही है, अगर उसे घर इंडिया में भी मिल रहा है, मैंने क्या बोला, मैंने ऑल अलाउंस और ऑल परक्यूरिट नहीं बोला मैंने एग्जाम, मैंने बोला ओवरसीज अलाउंस, यानी कि जो इंडिया से बाहर रह के मिलेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसे इंडिया से बाहर भी मिल रहा हो और इंडिया में मिल रहा हो, पॉसिबल है ये चीज। तो जितना इंडिया में मिलेगा वो टैक्सेबल है, लेकिन जितना इंडिया से बाहर मिलेगा वो इसके हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को? ये कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ऑल क्लियर? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।